गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थियरी के अलावा न्यूमेरिकल्स भी एग्ज़ाम्स में आते हैं। स्पेशली कुछ टॉपिक्स के नाम मैं बोलूं, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया या कैपिटल बजटिंग हो गया या लेवरेज हो गया। तो लेवरेज का वीडियो तो बना हुआ है, पर आज कुछ ऐसी थियरी कम न्यूमेरिकल के हम टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो फार्मूला बेस्ड है, और उसको पढ़ने से थियरी भी क्लियर होगी। और मान लीजिए जैसे लास्ट ईयर की एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि क्रिटिकली एग्जामिन द एमएम थ्योरी। अब आपको पता ही नहीं है एमएम कौन है, तो यू वोंट बी एबल टू आंसर द पर्टिकुलर थियरी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। मैं ग्रेजुअली सारे टॉपिक्स कवर कर लूँगा। सबसे पहले मैं फोर्थ यूनिट का एक टॉपिक है डिविडेंड। डिविडेंड का जो टॉपिक है वो आपको सब थ्योरी सब क्लियर है कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड की टाइप्स क्या होती है, फैक्टर्स क्या होते हैं, डिविडेंड की पॉलिसीज़ क्या होती है। हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉडल्स। बेसिकली 3 मॉडल हैं, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मॉडल्स। मॉडल्स में पहला मॉडल जो है उसका नाम है वॉल्टर। अब हम वॉल्टर पे ही डिस्कशन करेंगे। वॉल्टर के बाद हमारा हो गया गॉर्डन, इसको ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल। और तीसरा जो है वो लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, एमएम थ्योरी। एमएम थ्योरी का मतलब होता है मोदी गिलानी एंड मिलर थ्योरी। मिलर थ्योरी। अब आपको बेसिकली कितनी थ्योरी पढ़नी है? 1, 2 और 3, मतलब ए, बी और सी। ये क्या है? डिविडेंड के मॉडल्स। अब हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। बेसिकली है क्या? डिविडेंड एक कंपनी द्वारा शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाला रिटर्न है। जब डिविडेंड दिया जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन एनालिस्ट ये बोलते हैं कि क्या डिविडेंड देने से फर्म की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है या नहीं। सर ये फर्म की वैल्यू क्या होती है? फर्म की वैल्यू मतलब शेयर्स की वैल्यू, जो आपने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट में पढ़ा। तो वॉल्टर कहते हैं कि फ़र्क पड़ता है, गार्डन बोलते हैं फ़र्क पड़ता है, पर एमएम मोदी गिलानी और मिलर थ्योरी जो है वो बोलती फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए इसका नाम है इर्रिलेवेंसी थ्योरी। इसका मतलब क्या हो गया? एक बोलता है फ़र्क पड़ता है, एक बोलता है फ़र्क पड़ता है, और एक बोलता है फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है? चैप्टर का नाम है डिविडेंड। जब कंपनी डिविडेंड देती है तो क्वेश्चन बनता है कि क्या डिविडेंड देने और नहीं देने से शेयर्स की वैल्यू या फर्म की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो इसमें अलग अलग ओपिनियन है। उसमें मिस्टर वॉल्टर का ओपिनियन है फ़र्क पड़ता है सब्जेक्ट टू। वो सब्जेक्ट टू क्या है वो बताऊंगा। गार्डन मॉडल बोलता है बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ग्रोथ मॉडल भी इसको बोलते हैं, अभी फार्मूला डिस्कस करेंगे। तीसरा है एमएम मोदी गिलानी एंड मिलर, जिसको इररिलेवेंसी थ्योरी बोलते हैं। वो बोलता है कि डिविडेंड देने से फर्म की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिक बात तो हमारे को ये क्लियर हो गई। एग्जाम में आए नहीं आए थियरी, पर ये मॉडल्स के नाम से ज़रूर थोड़ा कॉपी में डालिए तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। देखिए ये टॉपिक जो है वो मॉडल्स का है, मैंने पॉलिसी नहीं बोली। डिविडेंड की पॉलिसी तो क्या होती है? रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, हम रेगुलर देते हैं। इर्रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, कभी ज़्यादा देते कभी कम देते हैं। नो डिविडेंड पॉलिसी, हम डिविडेंड ही नहीं देते हैं। इससे इतर जाकर अलग जाकर क्वेश्चन क्या है? डिविडेंड के मॉडल्स। पिछले साल का पेपर जो व्हाट्सएप पे मैंने शेयर किया था उसमें लिखा था क्रिटिकली एग्जामिन मोदी गिलानी मिलर थ्योरी विद स्पेशल रेफरेंस टू डिविडेंड पॉलिसी। तो क्या होता है क्रिटिकली एग्जामिन? तो पहले तो हम तीनों को समझ लें। देखिए मिस्टर वॉल्टर ने क्या बोला। वॉल्टर ने बोला कि डिविडेंड देने से फर्म की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है। उन्होंने सबसे पहले क्या फार्मूला लिखा वो पढ़ें। प्राइस इज इक्वल टू डी अपॉन आर ए अपॉन आर सी ई माइनस डी अपॉन आर सी। इसको ज़्यादा बेहतर ऐसे लिख देते हैं। पी फॉर प्राइस मैं लिखूंगा, समझ आएगा, आप समझते चलिए। पी फॉर प्राइस, डी फॉर डिविडेंड, आर ए फॉर रिटर्न, रिटर्न कमाई, आर सी मतलब कॉस्ट, ऊपर कमाई है नीचे कॉस्ट है, ई फॉर अर्निंग, डी फॉर डिविडेंड, और वापस से क्या आ गया? आर सी। ये एक फार्मूला है। फिर से रिपीट करिए। वॉल्टर साहब का फार्मूला है पी, शेयर की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है। वो बोलते हैं हाँ, लेकिन किसको देखकर? सिचुएशन को देखकर। उनका कॉमन फार्मूला क्या है? डिविडेंड प्लस आर ए मतलब रिटर्न, आर सी मतलब कॉस्ट, अर्निंग माइनस डिविडेंड बटे आर सी। अब उन्होंने जब बात करी तो उन्होंने 3 थियरी बताई। एक ग्रोथ कंपनी, एक नॉर्मल कंपनी, एक लॉस कंपनी।
उन्होंने कहा ग्रोथ कंपनी वो है जिसका RA बड़ा है RC से, जिसका RA बराबर है RC से, जिसका RA छोटा है RC से। सर ये समझा है? बिल्कुल। ये है रिटर्न रिटर्न रिटर्न, मेरी कमाई मेरे खर्चे से ज़्यादा है तो ये ग्रोथ कंपनी हुई, मेरी कमाई मेरे खर्चे के बराबर है ये नॉर्मल हुई, मेरी कमाई मेरे खर्चों से कम है ये लॉस हुई। इन्होंने कहा फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? ग्रोथ कंपनी अगर 0% डिविडेंड दे तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। सर ये तो बड़ा अजीब लॉजिक है। अजीब नहीं है, वो ये कह रहा है कि चूंकि आप ग्रोथ कंपनी हो तो बेहतर है आप डिविडेंड देने की बजाय वही पैसे को री इन्वेस्ट कर दो कंपनी में, तो वैल्यू बढ़ेगी। तो इसके लिए ग्रोथ मॉडल में जो नॉर्मल सोचते हैं उससे उल्टा सोचना है कि ग्रोथ कंपनी के लिए क्या एडवाइस है? डिविडेंड मत दो, तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। नॉर्मल कंपनी कहती है हम इनडिफरेंट हैं, वैल्यू बढ़ती भी नहीं है और घटती भी नहीं है, दो या ना दो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी के लिए उन्होंने क्या सजेस्ट करा? 100% डिविडेंड। ये जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, ये 0% और ये किस रेफरेंस में हो रहा है? डिविडेंड के रेफरेंस में हो रहा है। तो हम रिपीट करें, वॉल्टर मॉडल, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल बेसिकली डिविडेंड इफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द फर्म, यस, बट सब्जेक्ट टू 3 फिनोमिना। वन हैज़ टू आस्क, हमें ये पूछना होगा हम कौन सी कैटेगरी में हैं, हम ग्रोथ कंपनी है, नॉर्मल कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी है। ग्रोथ कंपनी है तो फार्मूला सेम है, नॉर्मल में फार्मूला सेम है और लॉस में भी फार्मूला सेम है। पर आंसर कब प्राइस का ज़्यादा आएगा? जब हम डिविडेंड नहीं देंगे। जब हम देंगे ना देंगे तीनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉस कंपनी के लिए सजेशन है कि आपको 100% डिविडेंड। सर थोड़ा ये बात समझ में नहीं आ रही है। बात असल में ये है कि ग्रोथ कंपनी के लिए वो ये एजम्पशन लेते हैं कि कमाने के बाद वो दे, इसकी बजाय वो बिजनेस में ही लगा दे, बेहतर है। लॉस कंपनी के लिए कह रहे हैं चूंकि लोगों का विश्वास उठ चुका है, उस ट्रस्ट को रीगेन करने के लिए बेहतर होगा वो 100% डिविडेंड दें। तो अगला क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं कि लॉस कंपनी कहाँ से दे। भाई ये कंपनी का प्रोरोगेटिव है, पर जो थ्योरी बोलती है वो ये बोलती है कि लॉस कंपनी पे लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया है, तो उसे सजेशन दिया जाता है कि वो 100% डिविडेंड दे। ग्रोथ कंपनी दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नॉर्मल कंपनी जो है वो इररिलेवेंट, मतलब उसको कोई डिविडेंड देने ना देने से फर्म की वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता। शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी तो आप बुक्स में नेट पे जाके आप पढ़िएगा। ये बेसिकली काय का मॉडल हुआ साहब? वॉल्टर का हो गया। वॉल्टर ने स्पष्ट बोल दिया कि डिविडेंड देने से फर्म की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है, सब्जेक्ट टू 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, वन इज़ ग्रोथ, अनदर इज़ नॉर्मल, अनदर इज़ लॉस मेकिंग कंपनी। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास समय का शॉर्टेज है। ये वॉल्टर हो गया। अब सर थोड़ा बता दीजिए गार्डन के बारे में। गार्डन मॉडल का फार्मूला है प्राइस इज इक्वल टू D1/KE माइनस G। सर वही वाली बात हो गई, यहाँ पर भी प्राइस है, यहाँ पर भी प्राइस है, तो कॉमन बात हो गई। चैप्टर पढ़ाया जा रहा है डिविडेंड देने से शेयर की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो ये बड़े सरल थे। इन्होंने बोला ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, आप तो डिविडेंड दो और साथ में डिविडेंड में क्या होनी चाहिए? ग्रोथ होनी चाहिए। आज 10% है तो कल 11 हो जाए, 12 हो जाए, 13 हो जाए। अगर आपका ग्रोथ बढ़ता हुआ है तो शेयर की वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिवली बढ़ेगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकली कुछ समझने का नहीं है। गार्डन मॉडल ने सिर्फ इतना सा बोला, यस डिविडेंड मॉडल अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ गार्डन विच मीन्स ग्रोथ मॉडल, यस according to this formula, once you put the formula into numerical you will find कि जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी 10, 11, 12, 13, 15, 16 मतलब डिविडेंड की ग्रोथ बढ़ेगी देने की, वैसे वैसे फर्म की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। फर्म की वैल्यू मतलब शेयर की वैल्यू। तो वॉल्टर कंपैरेटिवली टफ था, गार्डन कंपैरेटिवली आसान है। सर इन दोनों में कॉमननेस क्या है? दोनों बोलते हैं फ़र्क पड़ता है, लेकिन यहीं पर आकर मिस्टर मोदी गिलानी और मिलर जो हैं वो इनडिफरेंट हो जाते हैं। वो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, D1 + P1/1 + KE। सर समझा दीजिए, P तो प्राइस है ही, सबको पता ही है। D1 जिसके नीचे 1 लग जाता है वो भविष्य का है। D1 मतलब फ्यूचर डिविडेंड, P1 मतलब फ्यूचर प्राइस। तो ये कौन सी प्राइस है? आज की। ये कब की है? आगे की। ये कब का है? आगे का। D1 है ये।
1 प्लस के ई पढ़ते ही हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इस फार्मूले को जब लगाते हैं और फार्मूलों को यूज़ करते हैं, चूंकि अब सवाल का समय बचा नहीं है, सवाल आप प्रैक्टिस करिएगा, बट थियोरी में ही आ गया था 17 मार्क्स में कि आप तो क्रिटिकली एग्जामिन करो, तो अब इसको एग्जामिन करते हैं क्रिटिकली। इसमें फ़र्क पड़ता है, इसमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? वो कहते हैं प्राइस पे फ़र्क नहीं पड़ता, D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE। वो कहते हैं मेरी थ्योरी का नाम तो इररिलेवेंसी, इसको आप और अच्छे से लिख दीजिए, इररिलेवेंसी थ्योरी। इसका मतलब क्या हो गया? हमें फ़र्क नहीं पड़ता है डिविडेंड 0% दें, 100% दें, 50 दें या ना दें, इट वोंट इफेक्ट द फर्म ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो क्या हो गया? ये इररिलेवेंसी थ्योरी। सर इस थ्योरी में बेसिकली हो क्या रहा है? देखिए ध्यान से, ये कुछ मान्यताओं पे बेस्ड है। सबसे पहले तो इसकी मान्यता है टैक्सेशन नाम की चीज़ ही नहीं है। दूसरी मान्यता है इन्वेस्टर जो हैं वो बड़े रैशनल हैं, रैशनल मतलब समझदार। तीसरी मान्यता है कॉस्ट जो ट्रांजैक्शन की है वो है ही नहीं। फिर वो क्या बोलते हैं कि जो टैक्सेशन हो गया, इन्वेस्टर हो गया, कॉस्ट हो गया, इसके अलावा वो एक और बात करते हैं कि जो रियल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो रियल नहीं है, रियल नहीं है मैं समझाता हूँ कैसे। टैक्सेशन का मना कर रहे हैं, क्या रियल लाइफ में टैक्स है? हाँ जी है। तो जब वो टैक्स का ही मना कर रहे हैं तो उनके हिसाब से इक्विटी और डिबेंचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिस बंदे ने ये मान्यता ही गलत ले रखी, गलत नहीं बोलूँगा, उन्होंने एजम्पशन ली है कि टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है। तो अगर इनकम टैक्स नहीं है तो KE, KD, KR, KP जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं वो सब समान हो गए। तो उनकी थ्योरी इसीलिए इरिलेवेंट हो जाती है। उन्होंने बेसिक अजम्पशन में ही कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी जो रियल लाइफ में ही नहीं है। टैक्सेशन नहीं है, इन्वेस्टर जो है वो रैशनल है। दुनिया में कोई आदमी रैशनल नहीं होता। रैशनल का मतलब वो इतना समझदार है कि सही गलत का फैसला, अगर ऐसा होता तो फिर शेयर मार्केट चलता ही नहीं। अगर सभी को नॉलेज होता भाई कुछ गेन करते हैं कुछ लूज़ करते हैं, तो पहली एजम्पशन उनकी गलत है, दूसरी एजम्पशन उनकी गलत है। गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब कहना चाह रहा हूँ उनकी इररियलिस्टिक है। क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था क्रिटिकली एग्जामिन, भाई ऐसा क्या हुआ कि इनके हिसाब से फर्म की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उनकी एजम्पशन जो हैं, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ और मेरी एजम्पशंस इस तरीके की हों तो ऑब्वियसली उसके आउटकम तो वैसे ही आएंगे। तो उन्होंने बोला टैक्सेशन नाम की चीज़ नहीं है, इन्वेस्टर रैशनल नहीं होते, इन्वेस्टर रैशनल होते हैं जबकि रियल लाइफ में इन्वेस्टर रैशनल नहीं होते हैं। टैक्स बिल्कुल आप देख लीजिए, GST लग रहा है, इनकम टैक्स लग रहा है, सब तरह के टैक्स लग रहे हैं अभी भी। वो बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं, जबकि ऐसा नहीं। म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड, एंट्री लोड नाम की चीज़ है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स शेयर मार्केट में लगता है। तो तीसरी एजम्पशन भी इनकी क्या हो गई? गलत हो गई। अब बहुत सारी एजम्पशंस हैं, मैं फिल्टर करके आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बाकी आप पढ़िएगा। जितनी उन्होंने एजम्पशंस ली हैं उस एजम्पशन में वो ये कह रहे हैं, अच्छा एक और ब्यूटी कि इक्विटी हो या डेट हो उनके हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बंदा ये बोल रहा है फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं है, कॉस्ट, इन्वेस्टर रैशनल है, टैक्सेशन नहीं है, तो चारों बातों को देखने पर वो ये बात महसूस हो रही है कि उनकी नज़र में इक्विटी और डिबेंचर में कोई अंतर नहीं है। अब जो बंदा इस तरह की सोच लेके फार्मूला बना रहा है तो फिर उस थ्योरी का नाम ऑब्वियसली क्या होना है? इररिलेवेंसी थ्योरी। क्योंकि वो क्या बोलते हैं समझाता हूँ। वाल्टर बेसिकली क्या है, रियल लाइफ में डिविडेंड टैक्स फ्री है और इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है। अब जो बंदा टैक्सेशन को ही जीरो मान रहा है तो उसके लिए डिविडेंड भी वही हो गया और इंटरेस्ट भी वही हो गया। दूसरा, रियल लाइफ में बंदे रैशनल होते हैं। वाल्टर साहब और गार्डन साहब ऐसा नहीं बोलते थे, वो बोलते थे सब कुछ नॉर्मल है, इसीलिए वो बोलते थे फर्म की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन मोदी गिलानी मिलर की जो थ्योरी आई लास्ट ईयर 17 मार्क्स में, उन्होंने लिखा क्रिटिकली एग्जामिन द मोदी गिलानी मिलर थ्योरी। तो आप सबसे पहले एग्जाम में फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद मोदी गिलानी मिलर के बारे में बताएंगे, इसके साथ में एक डायग्राम बनाएंगे कि 3 तरह के लोग थे। पहले समझाएंगे कि इन्होंने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसकी थ्योरी का नाम क्या हुआ? इररिलेवेंसी। पर इररिलेवेंसी क्यों हुआ उसके कारण बता रहा हूँ। वो कह रहा है टैक्सेशन नहीं है, तो जब टैक्सेशन ही नहीं है तो इक्विटी डिबेंचर में अंतर नहीं होगा। वो बोल रहा है इन्वेस्टर रैशनल है, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं, कॉस्ट ट्रांजैक्शन की नहीं होती। अब भाई तीनों एजम्पशन ही जब रियल नहीं है
तो उन्होंने हाइपोथेटिकल तो एजम्पशन ले रखी है, इसीलिए क्वेश्चन एग्जामिनर ने बोला क्रिटिकली एग्जामिन करो। तो बोल देना कि इनकी बेसिक एजम्पशंस जितनी भी ये 7-8 आप पढ़ेंगे वो आज की इरा के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है। तो चूंकि वो अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उस थ्योरी को क्या बोला जाता है? इररिलेवेंसी थ्योरी। इररिलेवेंसी थ्योरी मतलब अकॉर्डिंग टू हिज विजडम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी एंड डिबेंचर, बट यू नो अबाउट दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डिबेंचर। इक्विटीज आर टैक्स फ्री एंड डिबेंचर्स आर टैक्सेबल। आई होप बात समझ में आई होगी। शॉर्ट में रिवीजन करा दें। डिविडेंड के जो मॉडल्स हैं वो ये बोलते हैं, वॉल्टर शेयर की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है डिविडेंड देने से। गार्डन बोलते हैं फ़र्क पड़ता है डिविडेंड देने से। पर पेपर में आ गया था मोदी, गिलानी और मिलर, तो लिख के आना है कि इस फार्मूले के हिसाब से इसका नाम इररिलेवेंसी थ्योरी है। थोड़ा फार्मूले को एक्सप्लेन कर दीजिएगा बुक्स में से देखकर, लगे हाथ। एजम्पशन मैंने 3 दिए, 4-5 एजम्पशन लिख दीजिएगा, उसको समझा दीजिएगा। चूँकि ये एजम्पशन रियलिस्टिक नहीं है तो वो आंसर भी जो उनका निकल रहा है वो इस क्राइटेरिया पे है कि उनकी नज़र में इक्विटी और डिबेंचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक और मैंने पढ़ा था तो आपको रिपीट करूं, वो ये कह रहे हैं कि अगर इक्विटी लूज़ करेगा तो डिबेंचर गेन करेगा, डिबेंचर गेन करेगा तो इक्विटी लूज़ करेगा। उनके हिसाब से इक्विटी डिबेंचर इस तरीके से सेट होते हैं कि वो किसी पे भी कोई फ़र्क नहीं डालते हैं, इसलिए उनकी थ्योरी को क्या है प्रोपाउंड किया गया है? इररिलेवेंसी। जबकि रियल लाइफ में नहीं होता ऐसा। रियल लाइफ में सिर्फ एक ही फंडा है, इक्विटी से मिलने वाला डिविडेंड एक सर्टन लिमिट तक टैक्स फ्री है मेरे हाथ में, और डिबेंचर पे मिलने वाला टैक्स इंटरेस्ट टैक्सेबल है। तो जब रियल लाइफ में ये एजम्पशन ही प्रिवेल नहीं करती हैं तो इस वजह से उस एग्जामिनर ने आपसे बोला क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या बन सकता है? डिविडेंड क्या है पता है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या है जो कंपनी बांटती है, डिविडेंड के फैक्टर्स क्या हैं, कंपनी की साइज़, कंपनी का नेचर, एज, गवर्नमेंट पॉलिसी, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, लिक्विडिटी, डिग्री ऑफ कंट्रोल, टैक्सेशन पॉलिसीज़, रेगुलेशंस, ये सब फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स। फिर वो पूछ सकता है डिविडेंड की पॉलिसीज़ बताओ, तो वो तो अलग है, रेगुलर, इर्रेगुलर, नो डिविडेंड पॉलिसी। फिर वो पूछ ले मॉडल्स बताओ, तब उतर के आपको बताना पड़ेगा 3 मॉडल है, वॉल्टर, गार्डन और एमएम। ये बोलता है यस फ़र्क पड़ता है, और ये जनाब जो बोलते हैं वो फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये फार्मूला फिर से रिपीट करूं, ये वॉल्टर का है, ये जो है वो गार्डन का है, और एमएम का फार्मूला मैं थोड़ा सा स्प्रेड करके यहाँ लेके आया हूँ कि जगह का कांस्टेंट था, ये है P = D1 + P1/1 + KE। कल का डिविडेंड, कल की प्राइस, आज की प्राइस और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और इस फार्मूले से वो कहना चाह रहे हैं ये मान्यताओं के कारण फर्म की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा। मेरे को इसलिए बनाना पड़ा ये वीडियो डिविडेंड में कि आप डिविडेंड की थ्योरी तो सब लिख देंगे। एक और क्वेश्चन और है पेपर में, वो भी पढ़िएगा। इंडिया में डिविडेंड पॉलिसी को लेकर क्या रूल्स हैं? इंटरनेट पर क्लिक करिए, वो बताएगा इनकम टैक्स में डिविडेंड टैक्स फ्री है सर्टेन लिमिट तक, डिविडेंड कहाँ से दिया जा सकता है, डिविडेंड डिस्पोजेबल प्रॉफिट से दिया जा सकता है, डिविडेंड कैपिटल से नहीं दिया जा सकता, डिविडेंड लोन लेकर नहीं दिया जा सकता। एक क्वेश्चन और आता है क्या डिविडेंड सिर्फ प्रॉफिट से दिया जा सकता है? तो जवाब होगा प्रॉफिट से भी दे सकते हैं और पुराने रिजर्व से भी दे सकते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन लॉ या कंपनी एक्ट के क्या है प्रोविजंस हैं, थोड़ा उन पे भी ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से 17 मार्क्स की यूनिट कंफर्म हो जाती है, और अगर आप ये लिखेंगे तो 14-15 नंबर आपके श्योर हो जाएंगे। फर्स्ट यूनिट थ्योरी बेस्ड है, 4th यूनिट डिविडेंड थ्योरी बेस्ड है, 5th यूनिट वर्किंग कैपिटल थ्योरी बेस्ड है। मेरे इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था कि कभी कोई थ्योरी या सम आ जाए तो आप ये फार्मूला भी लिखेंगे और अप्लाई करेंगे तो आधे मार्क्स आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा डिविडेंड के बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसके अलावा एक आध टॉपिक और बच रहा है न्यूमेरिकल का, एनपीवी, एआरआर, कैपिटल बजटिंग के, उनके फार्मूला भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।